Assalamu alaikum, dear students. Today is our 8th lecture and the last lecture of this chapter. प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी, डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे कि हम लोग किन स्टेप्स को फॉलो करके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोगों को चाहिए कि ओवर हंटिंग ना करें, हम लोग डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करें और रीफॉरेस्टेशन करें। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि ओवर हंटिंग क्या होती है। ओवर हंटिंग के बारे में पहले भी बात हो चुकी थी कि ओवर हंटिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हद से ज़्यादा शिकार किया जाता है। ठीक है, एक लेवल से ज़्यादा शिकार जानवरों का और परिंदों का किया जाता है। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इंडेंजरमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जो सैकड़ों स्पीशीज़ हैं उनकी जो इंडेंजर्ड होने की या एक्सटिंक्ट होने की जो काज है उसमें एक मेन काज ओवर हंटिंग है। कॉमर्शियल हंटिंग इज़ प्रिंसिपल थ्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Conservation means protection of all those things that affect directly or indirectly on the life of organisms on earth. Conservation का मतलब हमारे पास ये है कि हर वो चीज़ जिसका ज़िंदा जानदारों का जिसका ज़मीन के ऊपर रहने वाले ज़िंदा जानदारों के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो, उस चीज़ को बचाना, उसकी हिफाजत करना कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि हर वो चीज़ जिस चीज़ का इस ज़मीन के ऊपर रहने वाले ज़िंदा जानदारों के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन हो, कोई ना कोई इफ़ेक्ट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। इट इंक्लूड्स, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है, इसमें क्या क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा माहौल है उसको बरकरार रखा जाए, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड रिसोर्सेज, जो ज़िंदा जानदार हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके दरमियान में और उनकी रिसोर्सेज के दरमियान में एक बैलेंस रखा जाए, यानी कि हर जो जानदार है, हर जानदार को रहने का उतना ही हक है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो परिंदा है। हर इंसान की, हर जानदार की, हर परिंदे की बेसिक जो नीड्स हैं उनका ख्याल रखा जाए और उनको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएँ। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज दे दें, किसी को कम रिसोर्सेज दें। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी अनवांटेड प्लांट्स या अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो प्लांट्स जो हम लोग ख़ुद कल्टीवेट नहीं करते हैं, वो जानवर जिनको हम लोग घरों में नहीं रखते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के स्टेप्स में हमारा एक जो मेन इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि थ्रेट्स टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, जो कुदरती ज़खायर हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हमें कुदरती तहाइफ हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं नेचुरल, उनको कौन कौन से ख़तरात लाहिक हैं। पाकिस्तान इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान जो है वो बायोडाइवर्सिटी में माला माल है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सारी बायोडाइवर्सिटी है, बट फेसिस सेवियर थ्रेट्स टू इट्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। लेकिन इसमें मौजूद जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत सारे ख़तरात का सामना करना पड़ता है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द कॉन्टीन्यूस लॉस ऑफ द स्पीशी एंड द नेचुरल हैबिटाट्स। सबसे जो ज़्यादा मसला है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि स्पीशीज़ जो हैं या उनकी जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही हैं। थ्रेट्स इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में हम लोगों ने ये बात की कि पाकिस्तान जो है वो बायोडाइवर्सिटी से माला माल है, बहुत अमीर है, क्योंकि इसमें बायोडाइवर्सिटी है। आपको पता है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की एक ये भी बहुत करम नवाजी है कि यहाँ पे 4 सीज़न है, 4 सीज़न है यहाँ पे, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। कुछ इलाके, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पूरा साल गर्मी ही होती है, ठंड होती ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ठंड होती है, मतलब गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है कि उनकी लाइफ का सर्वाइवल वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि पाकिस्तान में 4 मौसम है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह के ज़खायर से माला माल किया, लेकिन ये लोग जो हम यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हम लोग उसका प्रॉपर वे में यूज़ ही नहीं करते हैं।
तो काजेज़ ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं वो क्यों लॉस हो रही हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, लोगों को खाना ज़्यादा चाहिए, लोगों को पैसे चाहिए, तो वो फिर इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। मतलब कि हर तरह के जो जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, उसकी मेन जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़। जो देहात है हमारे रूरल एरियाज़ वो होते हैं जो देहात, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है। वहाँ पे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ है ना, ये नारायण का गांव, चित्राल, कश्मीर, इस साइड पे अगर हम लोग जाएँ ना तो बहुत नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, लेकिन लोग बहुत गरीब है वहाँ पे। तो लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, इवन बहुत कीमती जानवरों का शिकार करके उनको इलीगली स्मगल करते हैं, उनकी स्मगलिंग करते हैं। इवन बहुत जो कीमती पौधे हैं, सनोबर के दरख्त हैं या संदल के दरख्त हैं, ये बहुत कीमती लकड़ी होती है इनकी, इसको यूज़ मतलब इलीगली इसको स्मगल कर देते हैं। उनका कसूर तो नहीं हुआ ना इसमें, मतलब ठीक है कसूर है उनका, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक तो गुर्बत, जब इंसान पे गुर्बत आती है ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन इलाकों के लिए काम करे, वहाँ पे लोगों को रोज़गार दे, ताकि वो जो कीमती हमारे पास पौधे और जो दरख्त और जो जानवर हैं उनकी स्मगलिंग जो है वो वहाँ पे बंद की जाए, उनको कंजर्व किया जाए। थर्ड नंबर पे लो लिटरेसी रोल। लोग यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं। लिटरेसी कहते हैं इल्म से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से। लोगों को शऊर ही नहीं है कि हम लोगों को किस तरह से रहना है, हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है, और ना सिर्फ यूज़ करना है बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचा के भी रखना है। अब आप लोग सुई गैस की एग्ज़ाम्पल ले लें। जो सुई गैस है ये बलूचिस्तान में सबसे पहले डिस्कवर की, इसको वहाँ पे सुई के मुकाम पे दरियाफ़्त किया गया, तो इस वजह से इसका नाम जो है ये सुई गैस रखा गया, या CNG कहा जाता है। CNG किसका एब्रीवेशन है, बता सकते हैं कोई? CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बेटा ये गैस जो है ये तकरीबन आज से 10-12 साल मेरा ख्याल है इतने ही हो चुके हैं कि वहाँ पे देहातों में, शहरों में आई। शहरों में तो बहुत पहले थी, मतलब लोकल एरियाज़ में भी आई। अब लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में पूरा दिन पूरी रात हीटर चला के रखते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि बस उन्हें ये होता है कि गैस का बिल कम आता है तो हम लोग इसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम लोग तो गैस यूज़ कर रहे हैं, क्या हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए, क्या हम लोग अपने बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए गैस बचा के रख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गैस बस हमारे बच्चे ही इस्तेमाल कर सकेंगे, तब तक इसका कुदरती ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को शऊर ही नहीं है कि किस तरह से हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। फोर्थ नंबर पे लेस रिसोर्सेज, यानी कि जो वसाइल हैं वो कम है लोगों के पास, मतलब कोई भी वसीला नहीं है ना उनको। अगर कोई चीज़ उनके पास है भी तो उन्हें पता ही नहीं है कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, तो अव्वल तो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है IUCN एंड WWFP। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड WWFP stands for World Wildlife Fund Pakistan. Both organization वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। ये जो दो मैंने नाम लिए हैं, IUCN का और WWFP, ये इंटरनेशनल जो यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, और दूसरी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं, और जो मतलब कुछ गवर्नमेंट इदारे हैं इसमें, कुछ नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन इसका मेन जो फंक्शन है वो यही है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। Following are the few examples of the environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve species. अब कुछ और तंजीमों के बारे में नीचे बात कर रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ सा बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको आपने एक दफ़ा बुक से कंसल्ट कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। नेचुरल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी 1980 में, 1980s में। इसमें IUCN और गवर्नमेंट के कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इन लोगों ने दोनों ने मिल के इस चीज़ का अहद किया था कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास है UNA कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग
डिज़र्टिफिकेशन, इसको सीसीडी भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की एक तंजीम है जिसने ये अहद किया था कि जो ड्राई लैंड्स है पाकिस्तान के अंदर, जो मतलब ये चोलिस्तान थर वाले इलाके हैं जहाँ पे रेतले जो इलाके हैं, वहाँ पे गुर्बत से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये जो कन्वेंशन थी ये तकरीबन 1997 में बनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है हिमालय जंगल प्रोजेक्ट, इसको HJP भी कहा जाता है। ये 1991 में स्टार्ट किया गया था। ये पलास वैली है, एक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एक वादी है, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका फंक्शन ये था कि पाकिस्तान के वो इलाके जो कि बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं उनको कंजर्व किया जाए, उनको डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा के रखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट जो है, ये चिलगोज़ा फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। 1992 के अंदर WWFP जो है इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसने ये कहा था कि सुलेमान रेंज, ये जो चिलगोज़ा फॉरेस्ट है, इसके अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फौना है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी हायर लेवल के ऊपर। 6 नंबर पे हमारे पास है नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरियाज़ जो है ये हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, नारायण का गान, मरी, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड के। नॉर्दर्न एरियाज़ प्रोजेक्ट जो था ये इसको स्टार्ट किया था NACP ने और WWFP ने। ये एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। इसमें उन लोगों ने ये कहा था कि जो ओवर हंटिंग हो रही है, बल्कि ये जो हंटिंग हो रही है, स्पीशीज़ को हंट किया जा रहा है या डिफॉरेस्टेशन हो रही है नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसको बैन किया जाए। और उसको ये मतलब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। इस स्ट्रेटजी के सक्सेसफुल होने से क्या हुआ कि जो प्लांट्स थे वो तो कंजर्व हुए ही हुए, साथ में जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स थे, जब उनकी हंटिंग बैन की गई तो उनको भी एक प्रोटेक्शन मिल गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ये बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आना है। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल या खैबर पख्तूनख्वा। चित्राल जो है ना ये बेटा उस रूट पे लाई करता है, मतलब जब सर्दियाँ आती हैं ना, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है, तो जो नॉर्दर्न या मगरबी ममालिक है वहाँ से प्लांट्स जो हैं वो मूव करके पाकिस्तान आ जाते हैं। तो चित्राल उस रास्ते में पाया जाता है, जो चित्राल का इलाका है। तो क्या होता था कि जब KPK के चित्राल से माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे यहाँ पे, तो यहाँ के लोग क्या करते थे कि उन प्लांट्स को वो उन जो बर्ड्स या जो भी एनिमल्स वहाँ से माइग्रेट होके आते थे, एनिमल्स तो कुछ होते थे, ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से बर्ड्स माइग्रेट होके आते थे। तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ये उन लोगों का गैर कानूनी तौर पे शिकार करके या उनको बेच दिया करते थे। तो 1992 में ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक प्रोजेक्ट था, ये WWFP पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था और इनकी काविश भी बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब रही। लोगों को इन्होंने थोड़ा अवेयर किया इस चीज़ से और लोगों को डरा धमका के इस चीज़ से बाज रखा। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। चिल्तन मारखोर आपको पता है क्या है मारखोर? जी बताएं। मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ये हज़ारगंजी नेशनल पार्क जो है ये कोयटा में मौजूद है और यहाँ पे ये सिर्फ वो वाहिद जगह है जहाँ पे चिल्तन मारखोर जो है वो पाया जाता है। WWFP ने इस पार्क का एक तरह से अहद लिया इस पार्क की हिफाजत का और WWFP ने इस पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक हर मुमकिन कोशिश की। नेक्स्ट हमारे पास जो 9th पॉइंट है वो है बैन ऑन गेम्स। जब फॉरेनर्स आते हैं ना, टूरिस्ट जो आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आके यहाँ पे डिफरेंट गेम्स खेलते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में या इस तरह के जो जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। उन गेम्स में जानवरों और परिंदों को यूज़ किया जाता है, इवन उनको हार्म भी किया जाता है। उनसे ये जैसे रीछ का वो तमाशा नहीं करने आते थे बचपन में, आपने कभी देखा होगा, तो वो बड़ी तकलीफ़ से उसको सहना पड़ता है। आपको पता है कि जब ये
ये जो बियर होता है ना, इसकी माँ जो है ये अपने बच्चे को नहीं देती है। तो रीछ जब ये तमाशा करने वाले ये जो होते हैं कलंदर, ये जब माँ से बच्चे को छीन के लाते हैं ना, तो वो जो फीमेल बियर होती है, उसकी मदर बियर होती है, वो उसको मर्डर करके लाते हैं। तो आप देखिए किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को हार्म किया जा रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी किस तरह से ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान में इतने प्यारे प्यारे जानवर और इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं और दरख्त हैं, और हम लोग उनको किस तरह से ऐसे बेदर्दी से उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो मतलब इन लोगों को अपना रोज़गार बना के रखा हुआ इन्होंने। बंदर लेके आ जाते हैं, रीछ लेके आ जाते हैं। तो जो फॉरेनर्स थे ना, वो उनका भी यही काम था, जब वो आते थे तो बियर यूज़ करते थे अपने डिफरेंट गेम्स के अंदर, या फिर मंकीज़ वगैरह को यूज़ करते थे। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी या WWFP ने उस चीज़ पे भी बैन कर दिया कि वहाँ पे कोई भी इलीगल गेम्स जो हैं वो नहीं खेली जाएंगी, ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो 3 हैं, इंडस डॉल्फिन है, मार्कोपोलो शीप है और हबारा बस्टर्ड है। इंडस डॉल्फिन की तकरीबन 600 स्पीशीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में आज मौजूद हैं, रह चुकी हैं। ये स्पीशीज़ जो है ये डिक्लाइन हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, वहाँ पे जितने भी गंदी बोतलों के ढक्कन होते हैं वहाँ पे बोतलें फेंक देते हैं। प्लास्टिक जो है ये बहुत हार्मफुल है, वहाँ पे ऑयल गिरा देते हैं। और आपको पता है कि जब ऑयल की एक लेयर जो है ये पानी के ऊपर जम जाती है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नीचे नहीं पहुँच पाती, सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो दरख्त और जो पौधे हैं वो नीचे जो समंदर के अंदर मौजूद है उनकी डेथ हो सकती है। आपको पता है कि डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो समंदर की सतह में भी रहते हैं, वो उनको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। और उन एक्वेटिक प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, उनको सनलाइट चाहिए होती है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब ऑयल की एक लेयर गिर जाती है ना समंदर की सतह पे या पानी की सतह पे, तो वो एक बैरियर के तौर पे काम करती है। तो जब सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती तो नीचे फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब अगर फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो इट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। आपको पता है ना कि फ़ोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन खारिज होती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी मतलब रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो एनिमल्स ने यूज़ करनी है। अब जब फ़ोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जानवरों ने खारिज की है वो उस पानी के अंदर मौजूद रहेगी। तो ऑक्सीजन पौधे खारिज नहीं कर रहे क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की डेथ हो जाएगी और वो पानी भी गंदा हो जाएगा। जब पानी के अंदर डेड बॉडीज़ रहेंगी तो पानी के अंदर से फाउल स्मेल आएगी और लोग फिर उस जगह पे नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सियाही मुकामात हैं, जो टूरिस्ट पॉइंट हैं, वो वीरान हो जाएंगे। तो हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। तो बेटा आपने अहद करना है, आज से खुद से प्रॉमिस कर लें कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी पिकनिक पॉइंट पे जाएंगे या किसी टूर से फैमिली टूर में या स्कूल टूर के साथ जाएंगे, तो आपने वहाँ पे शॉपर वगैरह जो हैं या प्लास्टिक की बोतलें ये पानी के अंदर नहीं फेंक के आनी है, ठीक है। इसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे पे है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हम लोगों ने बात की थी वाटर पोल्यूशन की। नेक्स्ट है पोचिंग। पोचिंग क्या होती है कि जिस्म का कुछ हिस्सा काट लेना। जैसे कि अब आप ये देखें कि एलिफेंट के दांत जो हैं वो बहुत प्रीशियस हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें बनती हैं, एस्ट्रेज बनती हैं, ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। इसी तरह से फ़िश के भी कुछ पोर्शंस होते हैं कि उनको यूज़ करके उनको काट दिया जाता है। पोचिंग का मतलब होता है जिस्म का कुछ हिस्सा काट के उसको डिफरेंट वेज़ में यूज़ करना। तो मछली का कुछ हिस्सा काट के उसको मतलब खाने के लिए तेल निकाला जाता है, या वो खाने में के लिए बहुत मतलब डिलीशियस होता है, उसको खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। या फिर उनकी हैबिटाट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। हैबिटाट किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है कि वो पानी जो है वहाँ से वो ख़त्म कर दिया जाता है किसी वजह से, या उसको आलूदा कर दिया जाता है। तो जब उसकी रहने की जगह ही नहीं रहेगी कि तो वो क्या इंडस डॉल्फिन जो है वो रह जाएगी वहाँ पे? नहीं, वो नहीं रह सकती है। तकरीबन 2013 की बात है, इंडस डॉल्फिन की जो तादाद थी 1100 थी पाकिस्तान में, और अब देखें 600 रह गई सिर्फ। हमने बेटा इसको कंज़र्व करना है, इसको बचा के रखना है। आपने इसके लिए काम करना है। और प्लांट्स जहाँ पे भी लगे हुए देखते हैं ना, उनको प्लीज़ तोड़ा ना करें, उनके पत्ते भी ना तोड़ा करें।
एक तो वो ज़िंदा जानदार हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है जब उन्हें कोई तोड़ता है, और दूसरा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनका ख्याल रखा करें। सेकंड हमारे पास है मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप जो है ये खुंजराब नेशनल पार्क में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में पाए जाते हैं। इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है पिछले कुछ सालों में। लास्ट पे हमारे पास है हुबारा बस्टर्ड। ये वो परिंदा है जो पाकिस्तान में उड़ के आता है बाहर के ममालिक से, और यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो नंबर है वो कम है। इसका नंबर ये चोलिस्तान में आके सेटल होता है, ये सहरा वाले इलाकों में रहता है, और वहाँ पे रहने वाले लोग इसका बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, जिसकी वजह से या इसकी हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका नंबर भी डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम लोग नेशनल एनिमल की बात करें तो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मार्खोर है, और जो नेशनल बर्ड है वो चकोर पैटरिज है। बेटा ये आपके होल चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड जो है वो पाकिस्तान का कौन सा है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था बेसिकली हमारी इस चैप्टर का, इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, उन स्टेप्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं गवर्नमेंट ने, या डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। फिर हम लोगों ने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा। तो आपने आइंदा से इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने अपने माहौल को साफ़ रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है, अपने घर में ज़्यादा पौधे उगाएं। यकीन करें एक तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा कूलिंग इफ़ेक्ट आपको फ़ील होगा। दूसरा आपको एक घर ज़्यादा खूबसूरत लगता है, पौधे जहाँ पे लगे होते हैं वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा, और हमारा घर भी प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ख़ास तौर पे आपने अपने जो टूरिस्ट पॉइंट हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है उसका आपने पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि हाँ जी मैंने आपको ये चीज़ दी थी तो आपने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया है। तो ये ना सोचा करें कि ये चीज़ बस हमें मिल गई तो हमने इस्तेमाल करनी है, किसी का हक़ ना इस्तेमाल किया करें। अब आप ये सोचेंगे कि हक़ कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा अगर आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि सुई गैस होगी या फिर प्लांट्स हो गए, तो ये इस पर सिर्फ आपका हक़ नहीं है, बाकी जानदारों का भी हक़ है। तो उसको आप बिल्कुल एक अच्छी तरह से म्याना रवि में इस्तेमाल किया करें कुदरती वसाइल को, ताकि वो हमारी आने वाली नस्लों तक रहें, और ये ना हो कि वो भी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।